नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी अध्यापिका मैं किरण प्यार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का अध्याय पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, जिसका दूसरा प्रसंग है जेन की देन। ये प्रसंग आपकी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इस अध्याय को हम पहले भाग में शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने लेखक परिचय के साथ साथ पाठ प्रवेश किया था और पाठ की शुरुआत की थी। उस पाठ के अंतर्गत हमने बताया था कि किस प्रकार लेखक जापान में जाता है और वहाँ की टी सेरेमनी एक विधि है, उसका जिक्र करता है। वो अपने मित्र से बात करता है कि यहाँ पर मानसिक रोग से कितने लोग पीड़ित हैं, तो इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग व्यस्ततम जिंदगी जीते हैं और ऐसे में उनके जीवन में तनाव उत्पन्न होता है, क्योंकि वो हर कार्य को, जो कि 3 महीने का कार्य है, वो एक दिन में करने का परिश्रम करते हैं। तो कहने का मतलब, जब इतनी रफ्तार से कोई कार्य किया जाएगा तो वाजिब है कि अपना मस्तिष्क जो होगा उसमें तनाव और चिंता बढ़ जाएगी, जिसके कारण चैन उन्हें नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जब उनका मित्र के साथ बातचीत होती है और शाम को वही मित्र, जापानी मित्र, उसे टी सेरेमनी में ले जाता है। वहाँ टी सेरेमनी जापान की एक चाय पीने की विधि है, जिसे जापान में चा नु यू कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बताया था कि जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्या फैसिलिटी है, क्या सीन था। वहाँ पर जो चाइनीज़ था, चाय पिलाने वाले को चाइनीज़ कहते हैं, वो वहाँ पर देखता है उन्हें, आते ही उनका स्वागत करता है, कमर झुकाकर प्रणाम करता है, उनको बताता है कि वहाँ आप अपने स्थान ग्रहण कीजिए, और वो तुरंत क्या करता है, वहाँ पर चाय बनाने लग जाता है। तो देखते हैं उसके आगे क्या होता है। इसमें एक और बात बताई थी कि वहाँ का जो वातावरण था, जहाँ वहाँ पर जो जो चीज़ें पड़ी थी, वो उस पूरे वातावरण को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं लेखक, कि उस टी सेरेमनी में किस तरह से, किस ढंग से उस विधि को अपनाया गया है। कैसे वो पाँव धोकर, हाथ पाँव धोकर अंदर प्रवेश करते हैं, तौलिए से पहुँचकर बैठते हैं, और कितने चाय उनको मिलती है। तो देखिए उसके आगे क्या होता है। उस पर चाय दानी रखी, किसने? हाँ, जो चाइनीज़ था वो चाय बनाने लग जाता है, और वो उसके बाद बताते हैं कि बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। जब वो चाय बनाता है उसके बाद पास ही कमरे में बर्तन रखे थे और वो वहाँ से बर्तन ले आता है। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। यहाँ देखिए गरिमापूर्ण, गरिमापूर्ण का अर्थ होता है सलीके से, तजब से, है ना। तो तरीके से कोई कार्य किया जाता है उसे कहेंगे गरिमापूर्ण ढंग से किया गया कार्य। ठीक है। उसकी हर भंगिमाएं, यानी जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशन को हम कहेंगे भंगिमा या मुद्रा। तो उससे लग रहा था मानो कि जो आवाज़ निकल रही है, जो सुर उसमें से निकल रहे हैं, जो सुर की ध्वनि गूंज रही है, वो कैसे गूंज रही है, जैसे कोई राग। राग समझते हो, जब हम संगीत गाते हैं या समझते हैं तो उसमें जय जयवंती की राग, आप अगर आपको नॉलेज है तो आप जान सकते हो कि उसकी सुर की आवाज़ कैसी होगी, है ना। तो वो नाम दिया है उस राग को, क्या नाम दिया गया है? जय जयवंती। ठीक है। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी की पानी का खदबदाना, यानी जब वो चायदानी में पानी जो था उबल रहा था, वो साफ साफ सुनाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ का वातावरण में क्या थी? घनी शांति थी, अपार शांति थी, जिससे उस चाय में उबलने वाले पानी तक की भी आवाज़ उसको साफ सुनाई दे रही थी। चाय तैयार हुई, उसने वह प्याले में भरी, किसने? चाइनीज़ में प्याले में भरी। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहाँ हम 3 मित्र थे। किसकी बात हो रही है? लेखक कह रहा है कि हम वहाँ पर कितने मौजूद थे? 3 मित्र मौजूद थे। इस विधि में शांति मुख्य बात थी। जो वहाँ पर जाता है टी सेरेमनी में, सबसे अहम भूमिका या सबसे अहम बात किसको रखा जाता है? शांति को रखा जाता है, क्योंकि सभी मस्तिष्क में अपने तनाव को लेकर आते हैं और वहाँ पर शांति के लिए आते हैं। तो शांति ही सबसे प्रमुख बात रखी जाती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों के प्रवेश को नहीं माना जाएगा, यानी 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो कम से कम कितने? 3 व्यक्तियों को वहाँ पर अलाउड किया गया था। तो ये जो 3 हैं, लेखक और उनके मित्र, वहाँ पर 3 सिर्फ वहीं उस हॉल में थे। प्याले में 2 घुट से अधिक चाय नहीं थी। जब वो प्याला उनके सामने रखा और उन्होंने देखा कि इस प्याले में तो सिर्फ और सिर्फ 2 घुट चाय थी, तो क्या इस 2 घुट से कुछ हो सकता है? क्या एनर्जी आ सकती है? लेकिन नहीं, उस परंपरा में, जापान में, वो 2 घुट ही चाय अपने मस्तिष्क के तनाव को दूर करने के लिए, अपार शांति के लिए बहुत है। हम ओटो से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। वो जो प्याले में जो 2 घुट चाय थी, उसमें ऐसे होठों से कप को लगाकर थोड़ा थोड़ा घुट चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियाँ, यानी होठों से कोई तरल पदार्थ थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे करके पीने की क्रिया को कहते हैं चुस्कियाँ। आप समझते ही होंगे कि जब हम चाय पीते हैं और गर्म होती है, तो हम जब मुख में एक घुट पीते हैं तो वो थोड़ा सा उसका चुस्की की तरह लेते हैं, है ना। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं चुस्कियाँ। और यह सिलसिला जो था, ये जो क्रम था, वो चलता रहा, यानी वो चुस्कियाँ थोड़ी थोड़ी उसकी लेते रहे, यानी वो आनंद में उसको पीते थे। पहले 10-15 मिनट तो मैंने
यानी लेखक कह रहा है पहले के जो 10-15 मिनट थे मैं उलझन में पड़ गया, यानी असमंजस्य की स्थिति में आ गया कि ये कैसे इतने से चाय और इतने देर में पी जा रही है। फिर देखा दिमाग की जो रफ्तार थी वो धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही थी। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल, कभी खत्म न होने वाला समय मैं जी रहा हूँ। यानी जैसे जैसे उसने चुस्कियाँ ली वैसे वैसे पहले तो उसे समझ नहीं आया कि ये क्या था, इतनी सी चाय और उसको इतनी देर से पिया जा रहा है चुस्की से, जैसे बड़ा मज़ा आ रहा हो, लेकिन वही वास्तविकता थी। 15 मिनट के बाद वो जब असमंजस्य की स्थिति से बाहर आया तो उसने देखा, महसूस किया कि दिमाग की जो रफ्तार दौड़ रही थी सारे काम को लेकर, सारे बर्डन को लेकर, सारे तनाव को लेकर, वो धीरे धीरे धीमी पड़ गई थी और थोड़ी देर में वो पूरी शांत हो गई थी। तो उनको लग रहा था कि उनका जो मस्तिष्क है वो आकाश में, यानी जो कि कहीं उसका छोड़ नहीं हो, कहीं एंड नहीं हो, है ना, जो कभी खत्म न होने वाला टाइम पीरियड है, उसको कहते हैं अनंत काल। वो उस अनंत काल में जीने का आनंद उठाने लग गए थे। वहाँ तक कि सन्नाटा, जो शांति थी, वो उन्हें सुनाई देने लगी थी। देखो इसका एक उदाहरण देती हूँ। जैसे अगर आप ध्यान करते हो, योगा करते हो या कान बंद करके भी अपने आप को समझने का प्रयास करते हो, तो हम अपने मन में एक आवाज़ सुनाई देती है, गूंज सुनाई देती है, एक सुर सुनाई देता है, तो वही आपको अनंत काल तक ले जाता है, वही आपको ध्यान एकाग्र की ओर केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। तो वो आवाज़ जो आपके अंतर्मन में एक साउंड सुनाई देता है, वही सन्नाटा, वही शांति आपको अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए सहायक होती है। तो वो वही बात करें कि जब उनका मन शांत हो गया, दिमाग शांत हो गया, तो वो सन्नाटा वहाँ पर उनको सुनाई दे रहा था कि पास में कहाँ छोटी सी भी हलचल हो रही है। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मिट्टी यादों में उलझे रहते हैं। जब हम इस तरह से कहीं ध्यान लगाते हैं या सोचते हैं तो हम पुराने समय की बीती यादों को समझते रहते, याद करते रहते हैं, या फिर हम आने वाले समय के बारे में सोचते हैं कि हमारा भविष्य कैसे होगा, हम जीवन में आगे क्या करें, कैसे स्टेप उठाएं, या अपने भविष्य के बारे में सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या है। मिथ्या मतलब झूठे हैं, ये सिर्फ एक कल्पना है। वास्तव में तो हम वर्तमान में जी रहे हैं ना, लेकिन वर्तमान में होने के बावजूद हम पास्ट की सोचते हैं या फिर फ्यूचर की सोचते हैं, जो कि अभी प्रेजेंट जो मिला है उस समय ना तो पास्ट को हम चेंज कर सकते हैं न फ्यूचर को हम ला सकते हैं, और ऐसे में हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। तो ये सबसे प्रमुख गहन अर्थ यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भविष्य और भूत की चिंता में आज के वर्तमान को खो रहे हैं। तो उस चक्कर में न तो हमारा भूतकाल सुधर सकता है, न हमारे आने वाला भविष्य बदलेगा। उसकी वजह से हमारा वर्तमान खो जाएगा और सिवाय हमारे भविष्य में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हमें इस व्यवहार को बदलना होगा। यानी वर्तमान में जो हम चिंता की उधेड़ बुन में बने रहते हैं, व्यर्थ की बातों में उलझे रहते हैं, भूत और भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं, ये सब झूठी बातों को हमें अपने जीवन से हटाना होगा, वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे कहा है कि हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है, आज का समय है, यह सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग में भूत भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। जब मैं उस समय चाय पी रहा था, लेखक बता रहे हैं, तब अपार शांति का अनुभव कर रहा था। न मेरे जीवन में उस समय उस क्षण दिमाग में न तो भूतकाल आ रहा था, न वर्तमान की चिंता हो रही थी, एकदम शांत हो गया था मन और दिमाग। तो वो बता रहे हैं कि ये दोनों ही जो थे वो कहीं उड़ गए थे, उस समय नहीं थे, तो केवल वर्तमान का क्षण उनके सामने प्रस्तुत था। और यही सच्ची बात है, यही होना चाहिए। और वह अनंत काल जितना विस्तृत था, यानी अनंत काल जितना बड़ा फैला हुआ, उसके सामने वर्तमान खड़ा था। तो जब हम आज के वर्तमान में जीने का अनुभव लेते हैं तो हमें लगता है कि ये टाइम इतना लंबा कैसे हो गया, तो वो समय आपको बहुत लंबा लगने लग जाएगा, क्योंकि हम प्रेजेंट में जब जीने का अनुभव करते हैं। ठीक है, जीना किसे कहते हैं, उस दिन उनको मालूम हो गया। कब? जब उन्होंने टी सेरेमनी में मित्रों के साथ चाय पी, जापान की जो विधि थी उसको समझा, अनुभव किया, तभी से उनको ये महसूस हो गया। जैन परंपरा, जो कि इस प्रसंग का शीर्षक है, जैन की देन। तो जैन परंपरा क्या है? जैन परंपरा मतलब जापान में जो ध्यान लगाने की विधि है उसे जैन परंपरा कहते हैं। ठीक है, यह बड़ी देन मिली है किसको? जापानियों को मिली है। तो ये सबसे प्रमुख देन है, उनको एक गिफ्ट मिला है। ठीक है, तो हम इस अध्याय से ये बात सीख सकते हैं कि हम भी इस परंपरा को अपनाएं, क्योंकि जो चीज़ अच्छी होती है उसे अपनाने में हमें कतराना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी की भी देन क्यों ना हो। क्योंकि हम अच्छाई को फॉलो करेंगे तो हम अपने आप के साथ अपने देश को भी सुधार सकते हैं। बुरी चीज़ को अवॉइड करो और अच्छी चीज़ को अपनाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सार के तौर पे एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ पढ़ के, कोई डाउट हो तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सारांश देख लेते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में, जो कि आपका ये प्रसंग 2 था आपकी पाठ्य पुस्तक का, जैन की देन, उसमें लेखक कहता है कि जापानी लोगों की मानसिक बीमारी अधिक है। इसका कारण यह है कि जापान में जीवन की गति बहुत तेज है। उनका मस्तिष्क निरंतर क्रियाशील रहता है, जिससे वे तनाव और मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं। लेखक बताता है कि जापान में चाय पीने की एक विशेष विधि है जिससे मस्तिष्क का तनाव कम हो जाता है। जापान में इस विधि को चान ओ यू कहते हैं।
लेखक अपने मित्रों के साथ ऐसी टी सेरेमनी में जाता है। वहाँ का चाय पिलाने वाला उनका स्वागत करता है। कौन है वो? चाइनीज़। और अंगीठी सुलगाने से चाय पिलाने में डालने तक की सभी क्रियाएं अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से वो कर जाता है। लेखक कहता है कि इस विधि से चाय पीने की मुख्य विशेषता वहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण है। सबसे प्रमुख बात वहाँ की शांतिपूर्ण वातावरण है। जब आप शांत माहौल में रहोगे तभी अपने कार्य पर फोकस कर पाओगे। वहाँ 3 से अधिक लोगों को प्रवेश भी नहीं दिया जाता है। लेखक और उसके मित्रों को वहाँ प्याले में 2-2 घूंट चाय दी गई, जिसे उन्होंने धीरे धीरे करके लगभग 1.5 घंटे में पिया। कितने? 1.5 घंटे में इतने से 2 घुटक चाय को। वही इसका प्रमुख रहस्य है टी सेरेमनी का। तब लेखक ने अनुभव किया कि वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत होने के कारण उनके मस्तिष्क की गति भी धीरे धीरे धीमी हो गई है। अब उसके बाद का अनुभव वो बता रहे हैं। लेखक को लगा जैसे वह अनंत काल में जी रहा है। लेखक को चाय पीते पीते यह भी ज्ञान हुआ कि मनुष्य व्यर्थ में ही भूतकाल और भविष्य काल में उलझा रहता है। वास्तविक सत्य तो वर्तमान है, जो हमारे सामने घटित हो रहा है। वर्तमान में जीना ही जीवन का वास्तविक आनंद उठाना है। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया। मैंने इसके अंतिम में सारांश को भी समझाया है। आप इसे अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़कर एक बार अभ्यास कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये याद भी हो गया होगा और आप इसके शब्दार्थ को अपनी पाठ्य पुस्तिका में करें। फिर इसके प्रश्न उत्तर को नियमित रूप से करें। समय का विशेष तौर पे ध्यान रखें। वर्तमान को सचेत करें, अपने आप को आज के समय ही सजग रहें, सचेत हो जाए अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने कार्य को लेकर, अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर। जो बीत गया उसको भूल जाओ। अभी भी समय है, हम अभी भी अपनी जीवन की बागडोर हाथ में ले सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं गया है। अगर हम चिंता में ही रहेंगे तो ना तो हम आगे कुछ कर पाएंगे, ना हमारा अगर भविष्य भूतकाल बेकार हो गया तो उसको सुधार पाएंगे। सब भूल कर एकांत में जाओ, शांत मन बनाओ और अपने लक्ष्य को फोकस करके तुरंत कार्य शुरू करो। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, अपने आप को टाइम दो, एक टाइम प्लान बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ, हर कार्य को वक्त दो, हर सब्जेक्ट को वक्त दो, उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को करो। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो न तो तनाव होगा और हर कार्य सुचारू रूप से नियमित रूप से होगा। आप अपने आप में, अपने मन में आत्मसंतुष्टि का भी अनुभव करेंगे, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ आनंद या हम कहेंगे जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम एक नए अध्याय में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।